क्या भारतीय महिला फौज को फ्रंटलाइन वॉर में कभी हम देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप इमेजिन कीजिए अगर उनमें से 5 कैप्चर हो जाती हैं और कल पाकिस्तान टीवी में दिखाया जाता है बुरी हालत में, क्या असर पड़ेगा हमारे जो सैनिक लड़के उनके मोरल के ऊपर। क्या भारतीय महिला फौज को फ्रंटलाइन वॉर में कभी हम देख सकते हैं और क्या भेजा जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, 100% नॉट। क्यों? मैं नहीं बोलता कि हमारी महिलाएं किसी भी तरह से हमसे कम हैं, हमसे शायद बेहतरी होंगी, कम नहीं है, पर देयर आर फील्ड्स वेयर दे कैन डू मच बेटर। एज फार एज एक्चुअल कॉम्बैट इज कंसर्न्ड, दैट्स नॉट अ प्लेस फॉर वुमेन। एक्चुअल कॉम्बैट जो है ना मिश्रा जी, बहुत इट्स अ वेरी ब्रूटल थिंग, इट्स अ वेरी घास्टी थिंग। व्हेन यू पुट अ बैनेट इनसाइड अ मैन, द क्लोज कॉम्बैट होता है ना, दैट इज नॉट मेड फॉर वुमेन। नॉट ओनली इंडिया, इनफैक्ट एनीवेयर। मैं आपका भी कितनी मैं तारीफ की है IDF की, इजराइल डिफेंस फोर्सेस की। By policy, not a single soldier was sent in Gaza, women soldier, because वहाँ close contact है, वहाँ आप किडनैप हो सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए, हमने जैसे अभी बातचीत भी चल रही है कि इन्फेंट्री में भी हम महिलाओं को लेके आएंगे, क्योंकि मोदी जी नारी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं हर जगह। अगर कल वो इन्फेंट्री में कहीं जाती हैं, क्या लड़ने की कैपेसिटी, उससे हम बात ही नहीं कर, छोड़ दी इस चीज़ को। अगर उनमें से 5 कैप्चर हो जाती हैं और कल पाकिस्तान टीवी में दिखाया जाता है बुरी हालत में, क्या असर पड़ेगा पूरे देश के मोरल के ऊपर, हमारे जो सैनिक लड़के उनके मोरल के ऊपर कि क्या हो रहा है। उनको छुड़वाने के लिए कितनी बड़ी आवाज़ शुरू हो जाएगी यहाँ पे। दूसरा, अगर आपको लेके आनी है महिलाएं फौज के अंदर, लाइए, लेकिन फिर स्टैंडर्ड्स वही रखिए, चाहे फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं या अदरवाइज। आजकल जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारी, एक होती है BPET, बैटल फील्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। महिलाओं के लिए टाइमिंग अलग है, काफ़ी रिलैक्सड है, मेल सोल्जर्स की अलग है। आपने बोला बराबर, तो उसमें बराबर, क्योंकि लड़ाई है, इसमें वो नहीं देखेगा कि महिला है तो इसको मैं ना मारूं। उसके लिए तो लड़ाई तो जिसमें दम खमा वो लड़ेगा, और सब कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है। एज आई सेड, इट इज स्टिल मैन बिहाइंड द मशीन हु मैटर्स। और जब एक्चुअल जीत और हार की बात होगी तो वहाँ उनके सैनिक सामने होंगे या हमारे सैनिक सामने होंगे। उस वक्त क्या आप चाहेंगे कि आपकी महिलाएं वहाँ खड़ी हों, आपकी बेटियाँ वहाँ खड़ी हों वहाँ पे, उन पाकिस्तानियों 6-6 फुट के बलोच और पठानों के सामने? वो लड़ पाएंगी? मैं पूरी तरह सहमत हूँ, आप हर जगह एम्पावर कीजिए, हमसे ज़्यादा जॉब्स दीजिए उनको ऑल ओवर, बट डोंट ब्रिंग देम इनटू कॉम्बैट। कॉम्बैट इज टू डर्टी अ प्लेस फॉर वुमेन टू बी इन। क्या जो भी महिलाएं फौज में हैं उनका स्टैंडर्ड मर्दों के स्टैंडर्ड के आसपास है? क्योंकि यशिका जी ने जो बातें बताई थी उसमें कहा कि हम नेक टू नेक कंपटीशन कर रहे हैं, सेम बराबर जितनी ताकत। कुछ फील्ड्स में है, मैं मानता हूँ, जैसे कुछ मैंने बताया ना आपको, जैसे सर्विसेज हैं, ASC है, ऑर्डिनेंस है, EME है, ये लड़ाई कॉन्टेक्ट में नहीं आते। वहाँ महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं और कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम भी कर रही हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन मैं सिर्फ इसके खिलाफ की जो कॉम्बैट आर्म्स हैं, जहाँ पे आपको फिजिकल कॉन्टैक्ट है दुश्मन के सामने, उन डिपार्टमेंट्स में इन्फेंट्री है, आर्टिलरी है, आर्मर्ड है, जो लड़ाई करनी है, जिनको दुश्मन को फेस टू फेस लड़ाई करनी है, मैं उसमें महिलाओं के लाने के सख्त खिलाफ हूँ। क्या देश की कभी भी आर्मी चीफ या डिफेंस ऑफ स्टाफ महिला हो सकती है? लेफ्टिनेंट जनरल्स बनी है। देखिए, अब मेडिकल में जो है हमारी एक कोर है AMC, आर्मी मेडिकल कोर, उसमें लगभग मैं बोलूँगा 30 से 40% महिलाएं हैं और बहुत अच्छा काम करें, लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक तक पहुंची हैं, DG बनी हैं, DG आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विस। स्टाफ की बात कर रहा हूँ। चीफ ऑफ स्टाफ देखिए आमतौर पर जो है फाइटिंग आर्म से होता है, क्योंकि मेन काम फौज का पीस टाइम में पार्टियां करना और ये सब PR करना ये नहीं है। मेन काम है लड़ाई लड़ना दुश्मन से, और लड़ाई करती हैं फाइटिंग आर्म्स। तो आमतौर पर जो चीफ होता है वो फाइटिंग आर्म से होता है, जिसमें अभी तक महिलाएं नहीं थी। और अभी टेक्नोलॉजी का इतना वो आया है, लेकिन टेक्नोलॉजी के आने के बाद भी जो टेक्नोलॉजी एक्चुअली ऑन ग्राउंड में ऑपरेट करेगा वो तो फाइटिंग आर्म का आदमी करेंगे, पीछे वाले भी करेंगे, लेकिन एक्चुअली लड़ाई तो उसने लड़नी है। तो कुछ वर्षों तक, गॉड नोज व्हाट विल हैपन आफ्टर 30 years, पर अगले 15-20 साल में इसकी कोई संभावना नहीं है। ओके, यहाँ से आगे आप कहाँ जान जोखिम में डालने वाले हैं? वक्त बताएगा अब कहाँ जाना है, पर मुझे लगता है कि ईरान के ऊपर हमला होगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। चाहे आज, जैसे ट्रंप ने आज ही स्टेटमेंट दिया है कि वी हैड गुड टॉक्स विद देम, बट एट द सेम टाइम दे आर सेइंग सेम फॉर वेनेजुएला आल्सो, कि हमारी बहुत अच्छी बात चल रही है। तो सेम टाइम उसकी जो मैं बता रहा हूँ, जो बेड़े की नफरी है हिंद महासागर में लगातार बढ़ रही है, विच इज़ एन इंडिकेशन कि मोस्ट लाइकली ईरान विल बी अटैक्ड। तो कोशिश करेंगे, अगर ईरान किसी ने बोला जाने के तो दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। क्या ईरान इतना कमजोर है कि अमेरिका उसे हरा देगा तुरंत? इस बार सिर्फ ईरान इतना कमज़ोर नहीं है। देखिए, पिछली बार भी, और मैं जब उनकी गिरफ्त में था, ईरानियों की जो IRGC ने मुझे वहाँ डिटेन किया हुआ था, तो वो मुझसे बार पूछे, तुम्हें क्या लगता है
कि इजराइल हमला करेगा अभी ईरान के ऊपर? मैंने कहा 100%, आपने मिसाइल डाली 100% हमला करेगा। तो हम तो वेट कर रहे हैं इसकी, क्यों हमला करें? हम बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे पूरे इजराइल को। उन्हें पता नहीं हमारे पास क्या क्या टेक्नोलॉजीज है, हम तो बहाना ढूंढ रहे हैं। तो ईरान को कम ना आंका जाए। और अब जिस तरह से पिछले रिपोर्ट्स आई, कई चाइनीज़ एयरक्राफ्ट लैंड किए हैं वहाँ पे, ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके, ताकि पता लगे कहाँ लैंड कर रहे हैं। कई एयरक्राफ्ट लैंड किए हैं, रशिया से काफ़ी वहाँ पे एयरक्राफ्ट के जो मिलिट्री सप्लाईज दे गए हैं। तो इस बार ईरान विल बी मच मोर प्रिपेयर्ड देन इट वाज लास्ट टाइम। एंड सेकेंडली, इस बार वो इस झलासे में नहीं आएंगे, बातचीत चल रही है। उन्हें पिछली बार बातचीत चलते चलते हमला हुआ था, तो इस बार वो तैयार हैं। उन्होंने बोल दिया है हमारी जो एक उंगली बंदूक की ट्रिगर के ऊपर है, और इस बार पिछली बार जैसी लड़ाई नहीं होगी। जितने बेसिस हैं यूएस के एंड इजराइल इन मिडल ईस्ट, दे विल ऑल बी अटैक्ड। बट हम यूएस की बात कर रहे हैं, चाइना ने सपोर्ट दिया, रशिया ने सपोर्ट दिया, ईरान अपग्रेड हुआ, बट क्या वो उस कॉम्पिटेंस लेवल पे जा रहा है जहां पे यूएस से वो लड़ने की हिम्मत दिखा सकता है? देखिए, यूएस को लड़के हरा तो नहीं सकता वो ईरान की। मैं बोला यूएस इज मच अबव एवरीबडी एल्स, लेकिन जो नुकसान वो पहुंचा सकता है वो शायद अमेरिका में इमेजिन नहीं किया होगा। इतना नुकसान पहुंचाने की क्षमता ईरान के अंदर है। ईरान इज नॉट वेनेजुएला, ईरान इज नॉट इराक, ईरान इज नॉट लीबिया। हाउ इज डिफरेंट? क्योंकि उनके यहाँ पे इंटरनली तो काफ़ी विरोध है ही ईरान के अंदर लोगों का। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हम मानते हैं कि ईरान तो कोई खास टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक पावर नहीं है। कौन से ड्रोन्स रूस ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं यूक्रेन के अंदर? शाहीन। कहाँ से आए हैं? ईरान से। शाहिद, सॉरी नॉट शाहीन, शाहिद। जो ड्रोन्स आए हैं वो ईरान से इंपोर्ट किए। रूस ने, एक टेक्नोलॉजिकल पावर है, मिलिट्री पावर, उसने रूस से ड्रोन्स, फिर उनको उन्होंने मॉडिफाई किया बाद में। तो ईरान के पास जो इनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, और उनके जो अदर असले जो हैं वो बहुत आले दर्जे के हैं, और उनकी जो मिलिट्री इज़ मच बिगर, मच मोर मोटिवेटेड। तो ईरान, इट विल नॉट बी एन ईजी गेम फॉर यूएस। इफ यूएस अटैक्स डिस्पाइट ऑफ ऑल इट्स मिलिट्री माइट, दे विल हैव अ बिफिटिंग रिप्लाई, आई थिंक। अगले एक साल में दुनिया में कहाँ कहाँ युद्ध हो सकता है? मिडल ईस्ट विल ऑलवेज बी हॉट। अभी लीबिया में अगर ईरान मसला सुलट भी गया तो लीबिया में चल रहा है अभी कुर्ड्स की, और जो अल जुलानी की फोर्सेज हैं, जो बेसिकली इस्लामिक स्टेट की फोर्सेज हैं, जिनको वेस्ट ने रिकग्नाइज कर दिया। $10 मिलियन से उसके ऊपर इनाम था, टेररिस्ट बना रखा था उसको। अब अचानक उसको व्हाइट हाउस बुला के हाथ में ला रहे हैं। तो वेस्ट पे आप विश्वास मत करिए किसी भी चीज़ का। एंड द वे दे जो कत्लेआम कर रहे हैं इस वक्त वो कर्ड्स का, तुर्किश और ये अल जुलानी मिलके, तो ये एक हमेशा हॉट रहेगा। और जिस तरह से अमेरिकन ने उनको अबेंडन किया है, आई थिंक अमेरिका की क्रेडिबिलिटी लगातार नीचे जाएगी। और सीरिया विल रिमेन अ हॉट बेड, बिकॉज साउथ में द्रूज हैं जिनको इजराइल सपोर्ट कर रहा है, उनको भी अल जुलानी ख़त्म करना चाहता है। तो ये एक हॉट बेड रहेगा, और यूक्रेन वॉर ख़त्म होने वाली नहीं है। यूक्रेन वॉर विल नॉट एंड, and I am saying so because I know it for sure. I know I have information and I've seen things on ground with which I'm saying with certainty. कितनी बातें चलें कि ट्रंप ने कर दिया, आज ये मुलाकात हो गई, अभी अबू धाबी मिले हैं, 4 दिन बाद मियामी मिलने वाले हैं अगले हफ्ते, कुछ भी चलता रहे, ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। एशिया में कहीं पर? एशिया में फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि मिडल ईस्ट के अलावा ताइवान वगैरह में कोई भी संभावना है इस वक्त नहीं है। इंडिया पाकिस्तान? इंडिया पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि फुल फ्लेज्ड वॉर होगी until unless द बिग टेररिस्ट अटैक इन इंडिया, जो मेरे ख्याल पाकिस्तान वो करने की अभी हिमाकत नहीं करेगा, क्योंकि इसका अफगानिस्तान से मसला चल रहा है। अभी आपने देखा होगा, कल या परसों की बात है, इस्लामाबाद में जो अटैक हुआ, इस्लामाबाद में अटैक हुआ। उसके अलावा बलूचिस्तान में 10 शहरों पर कोऑर्डिनेट अटैक हुआ है, 10 शहरों पर एक साथ बलोच आर्मी ने किया है। तो पाकिस्तान इतना उलझा हुआ है बलोचिस्तान में और अफगानिस्तान के साथ में। अफगानिस्तान के साथ उनके अभी भी सुलह नहीं हुई है, वो हमला अभी भी जारी है, उनकी जो लड़ाई है जारी है, मतलब छुटपुट अभी भी जारी है। तो इतना उलझा हुआ है कि वो शायद ऐसा कोई जोखिम नहीं उठाएगा कि इतना बड़ा अटैक करने का इंडिया में। लेकिन अगर इंडिया में कोई बड़ा अटैक होता है, और मैं इस चीज़ के लिए भी वो नहीं करूँगा, अगर कुछ कोऑर्डिनेटेड वो है बिटवीन इजराइल, अफगानिस्तान, इंडिया, दे माइट डू इन अ फॉल्स फ्लैग इन इंडिया एंड देन कैन अटैक पाकिस्तान। इसकी संभावना भी है। मतलब यहाँ पर अटैक थोड़ा हल्का फुल्का फॉल्स फ्लैग करके, मतलब जो खुद ही कुछ दिखा दिया और अपने, अगर ऐसी कुछ प्लानिंग है, पर ये सब चीज़ें सीक्रेट होती हैं, इसका कहीं पब्लिक डोमेन में जिक्र नहीं होता है। ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ है पहले? फॉल्स फ्लैग पूरी दुनिया में हुए, पूरी दुनिया में लोग खुद करते हैं और फिर बोलते देखिए दुश्मन ने कर दिया, अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे, अब हमला करो। ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से तो हमेशा होता है। कोई ऐसा र्यूमर जो भारत में हुआ कभी? भारत में फॉल्स फ्लैग, देखिए अभी उसमें अगर होगा तो, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने फॉल्स फ्लैग किया तो इंडियन गवर्नमेंट हमेशा डिनाई करेगी। और मैं हिंदुस्तानी होने के नाते ये नहीं बोलूँगा कि वहाँ हिंदुस्तानी दुनिया गवर्नमेंट में कोई बड़ा ऑपरेशन था, इंडिया को छोड़ देते हैं। 2 बताता हूँ आपको, यूक्रेन का एग्जाम्पल देता हूँ। पोलैंड के अंदर मिसाइल्स गिरी थी, तो पोलैंड जो नेटो कंट्री, पोलैंड इज अ नेटो कंट्री, नेटो कंट्री में एक आर्टिकल 2 है, सेकंड आर्टिकल आई थिंक इट इज देयर, विच इज कि अटैक ऑन वन विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन एवरीबडी।
तो यूक्रेन और ब्रिटेन लगातार ये कोशिश कर रहे हैं किस तरह से पूरी नेटो और अमेरिका को हम युद्ध के अंदर शामिल करें, और जिससे ये बाकी यूरोप और अमेरिका बचना चाहता है। तो दिखा के देखिए, अभी ये रशियन मिसाइल्स जो हैं यूक्रेन के अंदर आके गिरी हैं, और ये रशियन मिसाइल्स हैं, तो ये नेटो के ऊपर हमला है। वो था नहीं, वो बाद में पता लगा एयर डिफेंस मिसाइल थी यूक्रेन की जो अंदर आके गिरी थी, और उन्होंने उसको रशियन बना के दिखा दिया। दूसरा जो हुआ, जपरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सबसे बड़ा पावर प्लांट है यूरोप का, वो रूस के कब्जे में इस वक्त यूक्रेन पावर प्लांट है, उसके ऊपर हमला हुआ। वहाँ अगर हमला होता है तो रेडिएशन लीक होगा, जिससे पूरा यूरोप प्रभावित होगा, और बहुत बड़ी चीज़ अपने आप में। वो हमला वो रूसी कब्जे में है, लेकिन वो हमला किसने किया आप भी समझ सकते हैं, और फिर बोलते हैं कि रूस ने इस पर हमला कर दिया है। रूस के कब्जे में है, रूस के लोग हैं वहाँ पे, लेकिन रूस ने हमला कर दिया है। तो आप समझते हैं किसने हमला किया और कौन ब्लेम कर रहा है। दैट वाज अ फॉल्स फ्लैग। ये कुछ उदाहरण है, बहुत ऐसे उदाहरण हैं फॉल्स फ्लैग के पूरे। अगर आप जाएंगे मिलिट्री हिस्ट्री में, देयर आर थाउजेंड सच एग्जांपल्स। हर एक बड़ी पावर ने यूज़ किया है हमला करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस को। युद्ध हथियार बेचने के लिए होता है या शांति बनाने के लिए युद्ध जरूरी होता है? देखिए, अमेरिका के लिए युद्ध एक बिजनेस है। आप देखें, जब से ये 1945 से लेके आज तक लगातार अमेरिका जो है किसी ना किसी युद्ध में इन्वॉल्व रहा है, तो उनके लिए तो बिजनेस है ये। बेसिकली दे से यूएस इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ कॉर्पोरेशन। So there are corporates which are making profit. For them, profit is everything. They don't care about life, death. They don't care how many people are dying in Ukraine or Russia or in Middle East. They just talk about human rights and all. They don't care. उनके लिए एक बिजनेस है, पैसा आ रहा है, लोग उनके हथियार खरीद रहे हैं, जितनी लड़ाइयाँ होंगी हथियार बिकते रहेंगे, और लड़ाइयाँ रुकने वो देंगे नहीं। What they have done in our neighborhood, बांग्लादेश में, you think it was spontaneous, it was organic? What happened in Bangladesh? इंडिया के सारे पड़ोसियों। What happened Nepal? What happened श्रीलंका? इमरान खान, आपको लगता है इमरान खान को पाकिस्तान हटाया है? It was America which removed Imran Khan, not Pakistan. इसीलिए इमरान खान अभी पड़े अंदर। सबसे पॉपुलर लीडर देखिए आप, आज इलेक्शन करा दीजिए, he will win more than 70% वोट शेयर, पर जेल में पड़े। That is the power of America and CIA and money and dollars. भारत में भी कोशिश की होगी उन्हें प्रेशर बनाने की। आप सोचिए, जो डॉक्यूमेंट्री निकली थी, BBC ने बनाई थी, ट्रंप के ऊपर उन्होंने यही कोशिश की थी। They spliced part of the speech of Trump after when he lost in 2020, और कुछ जोड़ के ऐसा दिखाया कि स्पीच का ही पार्ट है कि ये उकसा रहा है लोगों को वो करने के लिए। ट्रंप हैज सूड देम फॉर $1 बिलियन। BBC को $1 बिलियन के सू कर रखा है ट्रंप ने इस वक्त। सिमिलर डॉक्यूमेंट्री दे मेड ऑन नरेंद्र मोदी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को बरी कर दिया कि इसका इनका कोई दोष नहीं है इस प्रोसेस में, ही वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दोज राइट्स। BBC मेड अ डॉक्यूमेंट्री ऑन दैट, प्रूविंग दैट सारा दोष तो नरेंद्र मोदी का है इसमें। और वो यहाँ पे बैन हुई तो सारा होल ना मचा है लेफ्टिस्ट उसने कि कैसे बैन कर दिया आपने, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, एज आई सेड। तो BBC एज आई सेड इज टोटली डोमिनेटेड बाय लेफ्टिस्ट्स एंड इस्लामिस्ट्स, एंड दे ट्राई टू प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी एज सम काइंड ऑफ अ मॉन्स्टर इन इंडिया। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया है, इलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं, इतने पॉपुलर वोट है, और आप उनको इस तरह से कर रहे हैं। तो इन लोगों पे आप ना विश्वास कर सकते हो। मैं तो फिर बोल रहा हूँ, जितनी NGOs हैं, फोन फंडेड पब्लिकेशंस हैं, media outlets हैं, ban them, throw them out of India. They will not do any good for our country, they will only harm us.